एल से आप काम कर रहे हो वो काम आप स्विच स्टेटमेंट से कर सकते हैं, ठीक है। जो काम स्विच स्टेटमेंट से आप कर रहे हैं वो काम आप इफ एल से कर सकते हैं, आपकी मर्जी है कहाँ पे क्या यूज़ करना है, वो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। एक वेरिएबल के बिहाफ पे मल्टीपल कंडीशंस अगर आपने चेक करवानी है तो वहाँ पे इफ एल से ज़्यादा बेहतर स्विच स्टेटमेंट है। काम इफ एल से भी हो जाएगा लेकिन ज़्यादा बेहतर क्यों है, क्योंकि स्विच थोड़ा सा फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है वो हमने डिस्कस किया था। ये डायरेक्ट जंप करता है उस केस में जहाँ पे भी इसका केस सही बनता है। तो यहाँ पे जल्दी से मैं सेंटेक्स स्विच का दोबारा से आप लोगों को रिवीजन करवा देता हूँ, उसके बाद वो वाली प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हम लोगों ने इफ एल से की थी इसको अभी स्विच से करेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे मैं स्विच का कीवर्ड राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रेसेस लगाकर इसका सेंटेक्स यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ। अच्छा, इस राउंड ब्रैकेट के अंदर वो वेरिएबल आएगा, हाँ भाई देखो इसके अंदर पता है क्या आता है, इसके अंदर वो वेरिएबल आता है जिसके बिहाफ पे मल्टीपल केसेस चेक होते हैं, ठीक है। अगर ट्रू लिखोगे ना तो आप सिंपल यहाँ पे केस इक्वल टू ट्रू अगर है तो काम चलेगा, अगर फॉल्स है तो इस तरह का काम हो जाएगा। तो ज़्यादातर इसके अंदर ट्रू नहीं लिखा जाता। डिसीजन मेकिंग जो इफ़ वाला ब्रैकेट होता है ना उसके अंदर काम एक्चुअल ट्रू और फॉल्स से चलता है, यहाँ पे ट्रू फॉल्स से काम आपका नहीं बनेगा। अच्छा, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के अंदर आपने वो वेरिएबल लिखना है जिसके बिहाफ पे आप मल्टीपल केसेस को चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल मैं कोई भी वेरिएबल लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं चाहूँ वेरिएबल ना लिखूँ, डायरेक्ट डेटा लिखना है वो भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मर्जी है। लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीका है डेटा कहाँ से आना चाहिए, वेरिएबल से। तो यहाँ पे मैंने सिंपल जो है ना यूज़र इनपुट लिखा, एक वेरिएबल का नाम, ठीक है। और यूज़र बेसिकली जो भी देगा उसको हमने यहाँ पे यूज़र इनपुट के अंदर स्टोर करवा दिया। और इसी वेरिएबल के बिहाफ पे मुझे मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना है, तो यही वेरिएबल मैंने इसके राउंड ब्रैकेट में पास कर दिया। अभी सिंपल यहाँ पे यूज़र वाला जो बॉक्स ओपन होगा ना उसमें दिखा देते हैं राइट एनी थिंग, या इस तरह का कुछ लिख देते हैं। क्या पूछें यूज़र से, एज पूछ लें उसका, ठीक है। एंटर योर एज, ठीक है। और मुझे ये स्ट्रिंग में देना पड़ेगा। सही है भाई, यहाँ पे हमने यूज़र से पूछा उसका एज, यूज़र इनपुट के अंदर वो चीज़ स्टोर हो जाएगा। अब बेसिकली यूज़र का एज जो है ना वो हमारे लिए एक ऐसा डेटा है जिसके बिहाफ पे मैं मल्टीपल कंडीशन को टेस्ट कर सकता हूँ। अच्छा, याद है हम लोगों ने इफ एल्स की एग्जांपल की थी, अगर यूज़र की जो एज है वो 18 से ज़्यादा है तो एलिजिबल फॉर वोटिंग आएगा, 18 से कम है तो फिर नॉट एलिजिबल आएगा। ये वाली एग्जांपल आप लोगों ने इफ एल्स से की थी। अब सिंपल यही सेम एग्जांपल हम स्विच से करने वाले हैं। जो यूज़र से डेटा आ रहा था वो हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। इस वेरिएबल के बिहाफ पे मल्टीपल केसेस चेक होंगे, तो ये वाला वेरिएबल मैंने इसके राउंड ब्रैकेट में पास कर दिया। अब इस कर्ली ब्रेसिस के अंदर मल्टीपल आपके पास क्या बनते हैं, केसेस बनते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा अगर जो केस है, ठीक है, अगर जो केस है, हाँ डेटा स्ट्रिंग में आ रहा होगा, ठीक है, उसको मैं कन्वर्ट कर लूँगा। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, अगर जो केस है वो अपना 18 है, ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे एक काम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखना, अभी मैंने 18 लिखा हुआ है, एक आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। यहाँ पे अभी मैंने ग्रेटर देन वगैरह का यूज़ नहीं किया हुआ, ठीक है। इफ एल्स के अंदर आप कर सकते हो, ये वाला काम जो है ना यहाँ पे आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोग लाजमी घर जाके करना, ये प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप इसके अंदर कंपैरिजन आप चाहो ना ट्रिपल इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन, वो सारी कहानी इसके अंदर चल सकती हैं। तो आप ये वाला काम लाजमी करना। फ़िलहाल अभी मैं 18 के साथ इसको टेस्ट करता हूँ। लॉग मैंने करवा दिया एलिजिबल, सही है। और यहाँ पे सिंपल मैं डिफ़ॉल्ट दे दूँगा, अगर 18 नहीं है तो सिंपल हम उसको डिफ़ॉल्ट पे भेजेंगे। और डिफ़ॉल्ट पे मैंने लॉग करवा दिया नॉट एलिजिबल, सही है। जस्ट हमने यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल ली है, आप इसको मज़ीद कॉम्प्लेक्स, मज़ीद केसेस लगा के इसको और भी ज़्यादा बड़ा बना सकते हो एग्जांपल को। अच्छा, यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो है ना जो भी यूज़र एज देगा वो बेसिकली यूज़र इनपुट के अंदर आ जाएगा। अगर एज 18 हुआ तो ये चल जाएगा, वरना फिर क्या चलेगा, नॉट एज एलिजिबल। ये हम सोच रहे हैं, अभी देखते हैं ऐसा चलता भी है या नहीं। रिफ़्रेश मैंने किया,
अच्छा यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं आया, एटलीस्ट प्रॉम्प्ट तो आना चाहिए था, मैं चेक करता हूँ। अच्छा ये स्क्रिप्ट हमने सही है भाई। अब चेक करते हैं, रिफ्रेश मैंने किया, यहाँ पे आ रहा है एंटर योर एज, ठीक है। सिंपल मैंने एंटर योर एज मैंने दिया 12। अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉट एलिजिबल, यहाँ तक तो ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे लिखा 18, सही है। हाँ भाई देखते हैं, अभी देखते हैं। ओके मैंने किया, अभी भी क्या आ रहा है, नॉट एलिजिबल। क्या नहीं किया, ब्रेक। अच्छा ब्रेक नहीं होता तो एलिजिबल के साथ नॉट एलिजिबल आता ना। अब यहाँ पे चेक करो, सिर्फ नॉट एलिजिबल आ रहा है। अरमान ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। अरमान ने कहा कि ये जो डेटा आ रहा है ना वो स्ट्रिंग में आ रहा है, और यहाँ पे जो आप कंपैरिजन कर रहे हो वो नंबर से कर रहे हो। या तो आप इसको स्ट्रिंग बना दो, या तो उसको क्या कर दो, नंबर कर दो, ठीक है। अभी सिंपल मैंने उसको स्ट्रिंग बना दिया, और यहाँ पे मैंने लिखा 18। अभी एलिजिबल के साथ नॉट एलिजिबल भी आ रहा है। हाँ, ब्रेक बेसिकली यहाँ पे क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि स्विच स्टेटमेंट कहता है जहाँ पे भी केस सही बनेगा उसके बाद वाले सारे चल जाएंगे, शुरू से सारा नहीं चलता। जहाँ पे केस आपका सही बनता है वहाँ से सारा चल जाता है। अभी यकीनन ये सारा सेंटेक्स आपके जहन में आ गया होगा। एग्जाम्पल तो जस्ट हमने वैसे ही यूज़ की है, जस्ट मकसद ये था कि सेंटेक्स आपके जहन में रिमाइंड हो जाए कि स्विच का कीवर्ड है, इस राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या आना चाहिए, कर्ली ब्रेसेस के अंदर कौन से केसेस बनते हैं, डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ब्रेक क्या होता है। जस्ट ये सेंटेक्स आपको एक दफ़ा रिमाइंड करवाना मकसद था। अब यहाँ पे जो हम एग्जांपल करने जा रहे हैं वही पुरानी एग्जांपल जो हम लोगों ने इफ़ एल्स से की थी। हमने क्या किया था, सबसे पहले तो हमने यूज़र से एक अदद नंबर पूछा था, है ना। फिर हमने बोला था दूसरा नंबर बताओ, दोनों नंबर हमने उससे पूछ लिए। फिर उसके बाद हमने कहा था कि आप बताओ करना है क्या है, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। वो बेसिकली जो भी दे रहा था उसके बिहाफ पे हम डिसाइड कर रहे थे कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए। अच्छा ज़रूरी नहीं है फंक्शन, आप वो डायरेक्ट भी कर दो उस केस के अंदर, तो बेहतर यही है। फ़िलहाल अभी हम यहाँ पे फंक्शन के ज़रिए काम करेंगे ताकि चीज़ें मज़ीद कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएँ, ठीक है। जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आप इसको करोगे ना, वो प्रीवियस वाली आसान एग्जाम्पल आपको मज़ीद आसान लगने लगेगी। तो सिंपल यहाँ पे सबसे पहले तो हम 4 फंक्शंस बना लेते हैं। फंक्शन ऐड, ठीक है। अब सिंपल मुझे यहाँ पे जो ना 4 चाहिए, तो इसका नाम मैं चेंज करूँगा, इसका नाम मैं करूँगा सब्ट्रैक्ट, इसका नाम मैं कर दूँगा डिवाइड, और इसका नाम मैं कर दूँगा मल्टीप्लाई। कोई मसले की बात। अब बेसिकली ये सारे जो है ना, ये सारे जो फंक्शंस हैं ये दो वैल्यूज़ बेसिकली एज अ पैरामीटर गेट करेंगे, ठीक है। जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करोगे आपको एज अ आर्ग्यूमेंट ए और बी की वैल्यू पास करनी पड़ेगी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे ये सारे फंक्शन जो है ना आपको क्या रिटर्न करेंगे, ए प्लस बी, इसको मैं कर दूंगा माइनस बी, इसको मैं कर दूंगा ए स्लैश, और इसको मैं कर दूंगा ए स्टैटिक, सही है। अच्छा ये जो बेसिकली मैंने 4 फंक्शंस बनाए हैं, क्या ये वाली चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही है। अच्छा रिटर्न आप लोगों को पता है क्या करता है, जहाँ पे इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा ना वो चीज़ रिप्लेस हो जाएगी इसके रिजल्ट से, इसके रिटर्न से, एक ही बात है। तो सिंपल इस फंक्शन को, ऐड वाले फंक्शन को कॉल करने का तरीका होगा ये। अब ये चीज़ रिप्लेस हो चुका होगा इन दोनों से, तो ये बेसिकली ये फंक्शन 2 आर्ग्यूमेंट भी मांग रहा है, तो मैंने इसको 2,2 दिया। अब बेसिकली इसका रिटर्न जो बनेगा वो बनेगा 4। ये चीज़ रिप्लेस हो जाएगी 4 से। मैं चाहूँ तो लॉग में दिखा दूँ, मैं चाहूँ तो वेरिएबल के अंदर स्टोर करूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मर्जी है। फिलहाल इसको अभी यहीं पे रहने देते हैं, एक फंक्शन चला के देखते हैं क्या ये चल भी रहा है या नहीं। ऐड 2,2, और यहाँ पे सिंपल मैंने चेक किया कुछ भी नहीं आया। सिंपल मुझे देखना पड़ेगा ऐड को लॉग में, सही है भाई। अभी यहाँ पे 4 आ चुका है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा था कुछ भी नज़र इसलिए नहीं आया था क्योंकि कहीं पे भी मैंने लॉग नहीं कराया था, और ये तो बेसिकली मैं मौजूद ही console.log में हूँ। तो यहाँ पे जो चीज़ भी मैं लिखूँगा इसका मकसद ही यही है कि उस चीज़ को लॉग में दिखाओ, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे अगर हम न्यू डेट लिखते थे, आप लोगों को पता है ना कि सिंपल ये बेसिकली इसका जो भी रिटर्न था वो आपको यहाँ पे दिखा देता था, सही है। तो बेसिकली ये वाला काम हमने यहाँ पे किया हुआ है, और console.log की आप लोग भी प्रैक्टिस डालो कि वहाँ से भी थोड़ा बहुत कोड लिखना आप लोगों को आ जाए। अच्छा भाई मुझे ये बताओ कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, सारी चीज़ें आसान हैं, कोई मसले की बात नहीं। अच्छा अब बेसिकली हमें क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेना है ना, ठीक है।
तो मैंने वेरिएबल और नंबर 1, सही है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रॉम्प्ट, इसको नंबर में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा तो प्लस में लगा देता हूँ। आप लोग पार्स इंड करो, पार्स फ्लोट करो, आप नंबर यूज़ करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा सिंपल मैं एक काम करता हूँ, राइट फर्स्ट नंबर, सही है। बाय डिफ़ॉल्ट इसको 2 दे देते हैं और सिंपल इसी को मैंने कॉपी पेस्ट किया। इस वेरिएबल का नाम मैं चेंज करूँगा और यहाँ पे मैं कर दूँगा सेकेंड नंबर, ठीक है। और तीसरा बेसिकली हमने उससे क्या पूछना होता है, ऑपरेटर, कि बेसिकली कौन सा ऑपरेटर लगाना है, प्लस का ऑपरेटर, माइनस का ऑपरेटर, डिवाइड का ऑपरेटर या मल्टीप्लाई का ऑपरेटर। तो सिंपल यहाँ पे मैं लिख दूँगा विच ऑपरेशन डू यू वांट टू परफॉर्म, इस तरह का कुछ लिखना पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा मैं लिखूँगा नहीं। यहाँ पे सिंपल मैं मल्टीप्लाई प्लस और डिवाइड और इसको कर लेते हैं माइनस, ठीक है। और इसकी नीड हमें नहीं है। अच्छा भाई यहाँ पे सिंपल जो है ना, अच्छा इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा इसको प्लस हटा देते हैं ताकि ये बेसिकली स्ट्रिंग में ही रहे, ताकि जो है ना चीज़ें हम स्ट्रिंग से ही कंपेयर कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे 3 यूज़र से हमने इनपुट ले लिए हैं, 4 हमारे पास फंक्शंस बने हुए हैं, मतलब तकरीबन जो है ना यहाँ पे अपने हेल्पिंग हैंड्स हमने क्रिएट कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 फंक्शन का काम किया था वो भी हमने समझा लिया, रिटर्न विटर्न सारी कहानी हमने कर ली। अब सिंपल सोचने वाला काम है, डिसीजन मेकिंग वाला काम है, जो कि आप लोगों ने इफ एल से पहले ही किया हुआ है। इफ एल से आप लोग क्या कर रहे थे, अगर यूज़र ने ऑपरेटर ट्रिपल इक्वल टू प्लस दिया है, इसको कॉल कर दो। यूज़र ने ऑपरेटर ट्रिपल इक्वल टू माइनस दिया है तो ये कॉल कर दो। यही काम आप लोग कर रहे थे ना, एलजिब लगा के। और बाकी आप लोगों ने नीचे जो एल्स आपका चल रहा था वहाँ पे आपने सिंपल इनवैलिड ऑपरेटर या इस तरह का कोई मैसेज दिखा दिया था। अब यही डिसीजन मेकिंग वाला काम करना है, लेकिन स्विच के ज़रिए। अच्छा स्विच के ज़रिए बेसिकली काम करना है, तो स्विच का सेंटेक्स मैंने बना लिया। सेंटेक्स के अंदर यकीनन आप लोगों को मसला नहीं आएगा। स्विच का कीवर्ड है राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रेसेस। इस राउंड ब्रैकेट के अंदर वो वेरिएबल आएगा जिसके बिहाफ पे मल्टीपल केसेस को आपने चेक करवाना है। किस वेरिएबल के बिहाफ पे मल्टीपल केसेस चेक होंगे, ऑपरेटर, ठीक है। और सिंपल यहाँ पे मल्टीपल केसेस बन जाएंगे। तो सिंपल मैंने लगाया, अगर जो केस है वो क्या है, प्लस का है, तो क्या कर देना, ऐड को कॉल कर देना। ऐड के बेसिकली आर्ग्यूमेंट में क्या पास करूँ, हाँ भाई एक सेकेंड, हाँ भाई ऐड के आर्ग्यूमेंट में क्या पास करूँ, आप बताओ, आपके बराबर में। हाँ भाई जल्दी, हाँ नाम बताओ वेरिएबल का, सही कह रहे हो, num1, बैठ जाओ। यहाँ पे num1 आएगा, उसके बाद चला जाएगा num2। अच्छा ये चीज़ किससे रिप्लेस हो जाएगा, इसके रिटर्न है ना, तो इसको लॉग करवाना पड़ेगा, है ना, या तो वेरिएबल वगैरह स्टोर करवाना पड़ेगा। तो यहीं पे इसको कंट्रोल एक्स करके लॉग में रख देते हैं, ठीक है। और मुझे एक काम और भी करना पड़ेगा, ब्रेक। सिंपल अभी प्लस को ही चेक कर रहे हैं, इंशाल्लाह अगर नमाज के बाद बाकी मल्टीपल चीज़ें टेस्ट करेंगे। अभी यहाँ पे रिफ्रेश मैंने किया 2 और दे देते हैं प्लस, और आंसर आ गया 4। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा भाई नमाज का टाइम हो गया है, आप सारे नमाज के लिए चले जाओ, इंशाल्लाह नमाज। अच्छा भाई एक एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे थे कि यूज़र ने जो भी ऑपरेटर दिया होगा ना, उसके बिहाफ पे हमने फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। एक जो सिंपल कैलकुलेटर हम लोगों ने इफ़ एल्सिफ के थ्रू बनाया था, अभी सिंपल हमने वो वाला काम स्विच के थ्रू करना है। और पहला केस हमने बनाकर टेस्ट भी कर लिया था और ये प्रॉपर चल भी रहा है, ठीक है। अब बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल केसेस बनाने पड़ेंगे। तो सिंपल मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे केस में कर दूंगा माइनस, ठीक है। और सिंपल जो फंक्शन मुझे कॉल करना है वो कौन सा कॉल करना है, सबट्रैक्ट का। और यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज करना पड़ेगा क्या, नहीं। इसी तरह से मैं इसको दोबारा से कॉपी पेस्ट करूँगा और यहाँ पे कर दूँगा स्लैश, यहाँ पे कर दूँगा स्टैटिक, ठीक है। और फंक्शन का नाम भी तब्दील कर लेते हैं, इसका नाम कर देते हैं डिफ और इसका नाम कर देते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है।
अच्छा यहाँ पे इसका नाम मल्टीप्लाई हो गया, डिव हो गया, अभी तकरीबन सारी चीज़ें प्रॉपर चलनी चाहिए। टेस्ट कर लेंगे क्या चीज़, लास्ट वाला केस है ना, अभी डिफ़ॉल्ट हमने नहीं बनाया है, ठीक है। अगर ये ब्रेक नहीं लगाऊंगा तो अगर ये केस ट्रू होता है तो उसके बाद जो डिफ़ॉल्ट होगा ना वो भी चल जाएगा। तो सिंपल एक डिफ़ॉल्ट भी बनाते हैं, डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट में मैं सिंपल लॉग करवा दूंगा इनवैलिड ऑपरेटर, सही है। और यहाँ पे सिंपल चेक करते हैं, और 2 और सिंपल मैं डिवाइड करता हूँ, आंसर आ रहा है 1, ठीक है। 2 डिवाइड बाई 2 का आंसर 1 होता है ना। अब यहाँ पे मैं 2 और इसको करता हूँ मल्टीप्लाई, और यहाँ पे बन रहा है 4। इसका मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर चल रही हैं। अच्छा यही सेम एग्जांपल आप लोगों ने एलजेफ के थ्रू किया था, आपने स्विच के थ्रू यहाँ पे भी कर लिया। जिस तरह से हमने बात की थी ना, कोई भी एलजेफ वाला काम स्विच से हो सकता है, कोई भी स्विच स्टेटमेंट वाला काम इफ एल से हो सकता है। सवाल ये है कि यहाँ पे ज़्यादा बेहतर स्विच क्यों है। हाँ भाई अरमान खड़े हो, सबसे पहले तो आंसर करो कि यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट ज़्यादा बेहतर क्यों है। कौन से वेरिएबल के बिहाफ पे मल्टीपल चीज़ें चेक हुई हैं, ऑपरेटर के बिहाफ पे। अब क्वेश्चन करो, क्या क्वेश्चन था। हाँ कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर किया जा सकता है। नेस्टेड की तरफ जाना पड़ेगा। सिंपल यहाँ पे आने से पहले ही हम सिंपल वहाँ पे चेक लगा देंगे कि अगर जो उसने इज़ नॉट अ नंबर, आप लोगों ने फंक्शन पढ़ा हुआ है ना जिसके थ्रू हम चेक करते हैं, तो बेसिकली वहाँ पे आपने चेक कर लिया उसके थ्रू, अगर वो पास होता है तो आप उसको आगे बढ़ने दोगे, अदरवाइज़ नहीं बढ़ने दोगे। सिंपल इफ एल्स लगेगा और कुछ भी नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे सिंपल जो है ना, अभी ये सारी चीज़ों को मैं कर देता हूँ कमेंट, और आ जाते हैं इस बुक के अंदर। अच्छा भाई बुक के अंदर ये स्विच स्टेटमेंट और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ तक कर ली हैं, और यहाँ तक चैप्टर नंबर 40 तक तमाम चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं। अभी जल्दी से आ जाते हैं चैप्टर नंबर 41 पे, दिस इज़ वाइल लूप्स, ठीक है। अच्छा लूप्स आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, कौन सा लूप आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, फॉर लूप पढ़ा हुआ है। अच्छा जब हम फॉर लूप पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि फॉर लूप एक अदर लूप की क्या है, टाइप है। अच्छा लूप का क्या काम होता है, किसी भी काम को रिपीटेड टाइम करवाना है तो हम बार बार करने से बेहतर लूप के अंदर रख देते हैं। यही काम फॉर लूप का भी था। फॉर लूप लूप की एक अदर टाइप है, वाइल लूप भी लूप की एक अदर टाइप है। 3 मेन टाइप्स होती हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन आपके पास 3 मेन टाइप्स हैं जो आपको डिफरेंट तकरीबन तमाम लैंग्वेजेस के अंदर जो है ना नज़र आएंगी। फॉर, वाइल, डू वाइल। फॉर आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सेंटेक्स आपके जहन में होगा, सारी चीज़ें किस तरह से डिफ़ाइन करनी होती है वो सारी कहानी आपको पता है। अभी सिंपल वाइल लूप में आ जाते हैं। हाँ भाई कॉल आ रही है, सही है जाओ। अभी सिंपल आ जाते हैं वाइल लूप में। सिंपल मैंने यहाँ पे इस चैप्टर के ऊपर क्लिक किया, ये मुझे बता रहा है कि जो काम आप फॉर से कर रहे थे ना वही काम वाइल से भी हो सकता है। अब वाइल क्यों यूज़ करना है वो समझेंगे थोड़ी देर के बाद, लेकिन अभी आप एक चीज़ समझ लो, जो काम आप वाइल लूप और डू वाइल से करोगे ना कोई कंडीशन बना के वो काम आप फॉर से भी करवा सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। और ज़्यादातर जो लूप यूज़ होता है ना वो फॉर लूप होता है, तकरीबन 95% या 90% जो लूप यूज़ हो रहा होता है वो फॉर लूप ही होता है। अच्छा फॉर लूप हम कब चलाते हैं, जब हमें बेसिकली तादाद पता हो कि कितने दफ़ा ये काम चलना चाहिए, 10 दफ़ा, 20 दफ़ा, 100 दफ़ा, 1000 दफ़ा, 10,000 दफ़ा, जितना भी बेसिकली हमें एक उसका जो है ना लिमिट पता है, उसकी तादाद पता है। वाइल लूप हम तब चलाते हैं जब बेसिकली हमें लूप चलाने की तादाद नहीं पता, सही है। लूप चलाने की तादाद नहीं पता होगी तो हम वाइल लूप चलाएंगे, तादाद पता है तो हम फॉर लूप चलाएंगे। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अच्छा जहाँ पे वाइल लूप यूज़ हो रहा है वहाँ पे भी फॉर का यूज़ हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे कोई ना कोई आपने कंडीशन वगैरह बनानी पड़ेगी, आप फॉर को चला दोगे, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन जहाँ पे वाइल ही बेहतर है वहाँ वाइल ही यूज़ करना चाहिए, जहाँ पे फॉर बेहतर है वहाँ पे फॉर ही यूज़ करना चाहिए। फॉर कहाँ बेहतर है, जहाँ पे आपको तादाद पता है कि कितनी दफ़ा चलना चाहिए। वाइल कहाँ बेहतर है, जहाँ पे आपको नहीं पता कि कितने दफ़ा ये वाला काम चलेगा। तो बेसिकली सबसे पहले तो वाइल का सेंटेक्स समझते हैं कि किस तरह से वाइल लूप काम करता है। वही पुराना सेंटेक्स, वाइल का कीवर्ड, राउंड ब्रैकेट,
कर्ली ब्रेसेस। भाई ये आसान सा वाइल का सिंटैक्स है और बेसिकली ये सिंटैक्स आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब वाइल कहता है कि यहाँ पे जब तक आपके पास ट्रू आएगा ना, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो चलता रहेगा। बात समझ में आ रही है? अभी सिंपल मैंने लॉग लिखा और टेस्ट, ठीक है, सिंपल मैंने लॉग लिखा टेस्ट। अभी यहाँ पे मैंने हार्ड कोडेड ट्रू लिखा हुआ है, ये कितनी दफ़ा चलना चाहिए? इनफाइनाइट टाइम, क्योंकि वाइल कहता है जब भी यहाँ ट्रू रहेगा ये काम आपका चलता ही रहेगा, जब यहाँ पे फॉल्स आएगा तो ये काम आपका बंद हो जाएगा। सिंपल यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया, अभी देखो ये इनफाइनाइट टाइम चल रहा है, सही है, इनफाइनाइट टाइम ये चलता रहेगा और इसने पूरे के पूरे ब्राउज़र को ही यहाँ पे हैंग कर दिया है। तो सिंपल मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ, सही भाई, और इसको मैं एंटर करने से पहले इसको बंद कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने दोबारा से कंसोल ओपन करवा दिया, सही है। अभी यहाँ पे बेसिकली ये इनफाइनाइट टाइम क्यों चल रहा था? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन हमेशा क्या है? ट्रू है। अब वाइल लूप कहता है ना कि वाइल लूप के लिए एडिशनल कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ये चलेगा कंडीशन के ऊपर। कंडीशन ट्रू है, काम चलता रहेगा, कंडीशन फॉल्स हुई, काम बंद हो गया। फॉर लूप होता है तो यहाँ पे तीन नेसेसरी चीज़ें होती हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर हुआ हुआ है, वेरिएबल आई इक्वल टू टू हुआ हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैंने आई लिखना था, मिस हो गया, सिंपल मैंने वेरिएबल आई इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। ये इसके लिए मैंने खास नहीं बनाया हुआ है, हो सकता है मैंने किसी और काम के लिए बनाया हो, या फिर ये वाला डेटा एरे से उठ के आ रहा हो, या कोई ये स्टूडेंट की तादाद हो 2, कुछ भी हो सकता है। ये ज़रूरी मैंने इस फाइल के लिए नहीं बनाया, किसी भी वेरिएबल के बिहाफ पे इसको चलाया जा सकता है। मैंने कहा जब तक आई बड़ा रहेगा 5 से, सही है, जब तक आई की वैल्यू बड़ी रहेगी 5 से तब तक ये वाला काम चलेगा। अभी यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, क्या 2 बड़ा होता है 5 से? नहीं होता है ना, तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर रिटर्न क्या करता है? बूलियन रिटर्न करता है। अभी बूलियन में क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। और यहाँ पे आप चेक करोगे कि एक दफ़ा भी नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ही फॉल्स हो रही है। हाँ, अगर मैं कुछ ऐसा करूँ, जब तक आई की वैल्यू छोटी रहे 5 से, ठीक है, और ये आई की वैल्यू क्या है? 2 है, तो ये चल जाएगा। हमेशा आई की वैल्यू क्या है? 2 है, ये कितनी दफ़ा चल जाएगा? हाँ भाई अरमान, कितनी दफ़ा चलेगा? ये इतने देर के बाद याद आ रहा है, अभी बताओ। कितनी दफ़ा चलेगा? इनफाइनाइट टाइम। चेक करते हैं। सही है भाई, ये टोटल कितनी दफ़ा चल रहा है? इनफाइनाइट टाइम चल रहा है, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं इसको कमेंट करूँगा और यहाँ से जो है ना, ये जो ब्राउज़र हमारा हैंग हो गया है, इसको कॉपी करके, हाँ बिल्कुल फॉर लूप की तरह ही है, जस्ट यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है, अभी इसको डिस्कस करने वाले हैं हम। अभी यहाँ पे सिंपल एक चीज़ समझ में आ गई कि ये बेसिकली हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली कहानी नहीं की, तो ये इनफाइनाइट चल गया। तो मैं एक काम करता हूँ, इंक्रीमेंट करवा देता हूँ। लॉक करने के बाद एक दफ़ा लॉक करेगा, ये आई में एक वैल्यू बढ़ा देगा 3 4। जब यहाँ पे 5 वैल्यू होगी तो कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। और आप यहाँ पे चेक करो, अब ये टोटल कितनी दफ़ा चला? 3 दफ़ा चला। 2 पे चला होगा, है ना, और किस पे चला होगा? 3 पे, 4 पे, 5 पे चला होगा क्या? नहीं। अब 5 पे चलेगा। अच्छा, अब कितनी दफ़ा आएगा लूप? चेक किया मैंने यहाँ पे, तो टोटल ये 5 टाइम्स यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे सिंपल आई की वैल्यू भी चेक कर सकते हो, सिंपल यहाँ पे कॉमा लगाकर आई भी कर दो या कॉन्केटिनेट कर दो, आपकी मर्ज़ी है। सिंपल यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, अभी देखो 1 2 3 4 5 पे इसलिए चल रहा है क्योंकि मैंने इक्वल टू लगाया हुआ है, सही है। और ये वेरिएबल मैंने सिंपल 1 पे रखा हुआ था, तो ये 1 से शुरू हो रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई? सिंटैक्स क्लियर है? हाँ भाई, अभी इतना बड़ा डिफरेंस हमने डिस्कस तो किया कि बेसिकली जब हमें तादाद नहीं पता हो तो हम वाइल का यूज़ करते हैं। हाँ, इम्प्लीमेंट अभी हमने किया ही नहीं है, अभी करूँगा ना, अभी तो हमने सिर्फ सिंटैक्स समझा है। अच्छा भाई, यहाँ पे सिंपल जो है ना, अभी ये टोटल 5 दफ़ा चल रहा है, ये वाली बात हमें समझ में आ रही है।
अब बेसिकली अब एक चीज़ हमने समझी थी कि बेसिकली जब तक हमें तादाद नहीं पता तब तक हम ये वाइल को चलाते हैं, ठीक है। ऐसा ही है, अगर हमें तादाद पता है तो वहाँ पे ज़्यादा बेहतर कौन सा रहता है, फॉर लूप रहता है। अब ये वाला काम क्या फॉर लूप से आप लोग कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, वाइल से भी आप कर पा रहे हो। इसी तरह से कोई भी काम आप चाहो फॉर से करो, वाइल से करो, कोई ना कोई कंडीशन वगैरह बना के वो काम पॉसिबल है। लेकिन बेहतर यही है जहाँ पे फॉर का यूज़ होना चाहिए वहाँ फॉर यूज़ करो, जहाँ पे वाइल होना चाहिए वहाँ वाइल यूज़ करो। अब बेसिकली यहाँ पे एक एग्जांपल मैं बनाने लगा हूँ। मैंने एक वेरिएबल बनाया पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड है 1 2 3, सही है, थोड़ा मुश्किल पासवर्ड है 1 2 3, और यहाँ पे हमने रख दिया एक वेरिएबल के अंदर रखा हुआ है 1 2 3, जिस वेरिएबल का नाम है पासवर्ड। यूज़र से एक डेटा हम पूछेंगे, ठीक है। यूज़र को बोलेंगे यार पासवर्ड बताओ, अगर उसने बताया ठीक है तो हम उसको दिखा देंगे करेक्ट है। अगर नहीं उसने बताया ना तो हम बोलेंगे दोबारा इनपुट दो, क्योंकि आपने जो है ना पासवर्ड गलत बताया। अब कितने दफ़ा वो गलत पासवर्ड दे सकते हैं हमें क्या पता, वो क्या पता पहली दफ़ा में सही दे दे, क्या पता वो 1000 दफ़ा गलत ही पासवर्ड दे रहा हो, कोई तादाद नहीं पता ना। अगर हम फॉर लूप लगाएंगे तो हम बोलेंगे यार चलो हम उससे 10 दफ़ा पूछ लेंगे, है ना। वहाँ पे भी हम ब्रेक कर सकते हैं कि अगर सही दिया तो इसको यहाँ पे लूप को ब्रेक कर दो, ये कर दो, वो सारी कहानियाँ हम कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली हमें कोई एक्चुअल में तादाद नहीं पता कि प्रॉम्प्ट कितनी दफ़ा ओपन होना चाहिए। अगर यूज़र ने सही दे दिया पासवर्ड तो ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा, दोबारा से प्रॉम्प्ट नहीं आएगा। अगर यूज़र ने गलत दिया तो हम बोलेंगे दोबारा प्रॉम्प्ट चल जाएगा, फिर गलत दिया फिर प्रॉम्प्ट चलेगा, फिर गलत दिया फिर प्रॉम्प्ट चलेगा। जैसे ही वो सही देगा प्रॉम्प्ट नहीं चलेगा, करेक्ट का जो है ना अलर्ट दिखा देंगे या लॉग दिखा देंगे। तो बेसिकली ये काम अब मैं यहाँ पे करूँगा। अभी सिंपल पासवर्ड का मैंने वेरिएबल बनाया, उसके अंदर 1 2 3 रखा हुआ है। अब यूज़र से पासवर्ड पूछते हैं, वेरिएबल यू पास, ठीक है, यूज़र पासवर्ड। और यहाँ पे सिंपल जो भी यूज़र देगा वो आ जाएगा प्रॉम्प्ट से, एंटर योर पासवर्ड, या पिन कर देते हैं, ठीक है, पिन। और यहाँ पे चलो इसका आप पिन विन कर लेना, नाम वाम चेंज कर लेना, ठीक है। अभी सिंपल यहाँ पे जो है ना जो यूज़र देगा वो भी यहाँ पे आ गया, और बेसिकली ये भी स्ट्रिंग है ये भी स्ट्रिंग है, कोई मसले वाली बात ही नहीं है ना। तो सिंपल जो भी यूज़र देगा वो भी यहाँ पे आ गया, और जो हमारे पास पासवर्ड हार्ड कोड रखा हुआ है वो भी यहाँ पे आ गया। अब सिंपल कुछ भी नहीं करना है, कंपेयर ही करवाना है ना। अगर यू पासवर्ड बराबर है किसके, पासवर्ड के, तो सिंपल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, सही है। अभी सिंपल मैंने कोई लूप वूप का यूज़ नहीं किया हुआ है, सिंपल ये एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है। पहले टेस्ट करते हैं ये चल भी रहा है नहीं। 1 2 3 करेक्ट आया, और यहाँ पे 1 2 3 कुछ अजीब सा देते हैं तो यहाँ पे इनकरेक्ट आया, ठीक है। अब बेसिकली हमारा मोटिव क्या था, अगर यूज़र ने गलत पासवर्ड दिया तो दोबारा से हमारा क्या चल जाएगा, प्रॉम्प्ट चल जाएगा। तो बेसिकली ये हमारा मोटिव है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या करना चाहिए हमें, वाइल लूप लगाना चाहिए। कहाँ पे वाइल लूप लगेगा, किस कंडीशन पे लगेगा, ये सारी चीज़ें जो है ना अब आपने सोचनी है, जहन पे थोड़ा सा जोर देना है ताकि थोड़ी सी लॉजिक बिल्डिंग भी तो। अच्छा इसको जल्दी से आप लोग देखें कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। मैं आप लोगों से 1 मिनट बाद पूछता हूँ। हाँ भाई अरमान खड़े हो, बताओ जल्दी से कोड क्या सोचा आपने। इफ़ स्टेटमेंट के ऊपर क्या लगा दूँ, वाइल, वाइल लग गया भाई। इस राउंड ब्रैकेट के अंदर कंडीशन बताओ क्या लिखूँ, करेक्ट। करेक्ट तो कुछ वेरिएबल ही नहीं है ना, पासवर्ड है, यू पासवर्ड है। अच्छा चलो बैठो। हाँ भाई लास्ट से आप खड़े हो इधर लास्ट में, क्या नाम है, क्या नाम है, हैदर, हैदर नाम है ना। हैदर बताओ अभी क्या करना है, यहाँ पे यू पास आगे
बोलो। नहीं पता? बैठो। हाँ भाई आप खड़े हो, आप खड़े हो, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। बताओ क्या करना चाहिए आगे? ट्रिपल इक्वल टू पासवर्ड, फिर? अच्छा एक मिनट, अभी थोड़ा सोचते हैं ना। देखो, अगर यूज़र ने जो पासवर्ड दिया है वो हमारे इस पासवर्ड के बराबर हो जाए तो लूप चलता रहे, इसका ये मकसद है। तो उसका उल्टा होना चाहिए ना। अगर जो यूज़र ने पासवर्ड दिया है वो हमारे पासवर्ड के बराबर नहीं है तो लूप चलता रहे। अब सही है? थोड़ा सही है। बैठो। हाँ भाई असद, खड़े हो, क्या करना चाहिए अब? असद, असाइनमेंट अभी तक नोट अप्रूव है। पुश करना बाकी है। अच्छा अभी बताओ यहाँ पे क्या करूँ? कंसोल क्या करूँ? रॉन्ग पासवर्ड? वो तो रॉन्ग पासवर्ड आता रहेगा ना बार बार। मुझे तो बेसिकली दोबारा से यूज़र से पासवर्ड प्रॉम्प्ट लेना है कि अब दो, क्या पता वो सही दे दे पासवर्ड। हाँ भाई किसी के जहन में आ रहा है इसका आंसर? बस बोलना नहीं है, अगर जहन में आ रहा है तो आप हैंड रेस करो। हाँ भाई आप खड़े हो, क्या नाम है आपका? नाम क्या था? रेहान। खड़े हो, आप बैठ जाओ असद। रेहान बताओ क्या करो? वो तो सवाल है ना कि यूज़र ने सही दिया तो करेक्ट आ जाए, गलत दिया तो प्रॉम्प्ट ओपन करना है। यहाँ कोड में क्या करूँ? ये इफ एल्स को उठा के पूरा वाइल पे लगा दूँ? फ़ायदा क्या होगा? हाँ भाई रफ़ाकत, समझ में आ रहा है कुछ? खड़े हो, आप बैठो भाई। रेहान क्या करूँ? हाँ सही है। वाइल से बाहर आ जाएंगे। अब बताओ यहाँ कोड क्या लिखूँ? प्रॉम्प्ट लगेगा, बिल्कुल सही है। बैठ जाओ रफ़ाकत। जब तक उसने गलत दिया हुआ है पासवर्ड हम उससे प्रॉम्प्ट लेते रहेंगे, ठीक है? ये प्रॉम्प्ट कितनी दफ़ा ओपन होगा? जब जब वो गलत पासवर्ड देगा। कोई तादाद थोड़ी पता है, कोई हमने थोड़ी बोला 10 दफ़ा प्रॉम्प्ट ओपन करो, 100 दफ़ा करो, 1000 दफ़ा करो। कंडीशन हमने दी हुई है। जब तक ये दोनों चीज़ें बेसिकली नॉट इक्वल है, पासवर्ड भी अलग है, यूज़र ने जो दिया वो भी अलग है, तो प्रॉम्प्ट ओपन ही होता रहेगा, ठीक है? तो ये जो चीज़ ओपन होता रहेगा तो सिंपल स्टोर कहाँ करना है हमें? न्यू पासवर्ड में। अच्छा यू पासवर्ड में, यू पासवर्ड को रीअसाइन कर देते हैं, सही है। अब यू पासवर्ड रीअसाइन हो जाएगा और यहाँ पे सिंपल हम दिखा देते हैं ट्राई अगेन टाइप का कुछ, सही है। अभी यहाँ पे सिंपल बेसिकली ये तो वहाँ पे प्रॉम्प्ट के बॉक्स में लिखा हुआ होगा ना ट्राई अगेन, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर जब भी वो गलत पासवर्ड देता रहेगा वो सिंपल इस वाइल के अंदर ही फंसा रहेगा, है ना? अगर उसने सही दिया इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और निकल जाएगा वो वाइल के बाहर, और सिंपल आप लॉग करा दो करेक्ट, या लॉगिन वॉगिन कुछ करवा देते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे चेक करते हैं, रिफ्रेश, 3 4 5 दोबारा प्रॉम्प्ट खुला, ठीक है? अभी मुझे नहीं पता ये प्रॉम्प्ट कितनी दफ़ा खुलेगा, जितने दफ़ा भी यूज़र यहाँ पे गलत पासवर्ड देता रहेगा प्रॉम्प्ट खुलता रहेगा। इसने दिया 1 2 3 और यहाँ पे लॉगिन आ गया और ये वाला लूप हमारा ब्रेक हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई? देखो फॉर लूप क्या है, जब हमें तादाद एक्चुअल में पता है 10 दफ़ा 10,000 दफ़ा 10 लाख दफ़ा इसको चलाना है। वाइल क्या है, जब हमें एक्चुअल में तादाद नहीं पता, ठीक है? जिस तरह आप एटीएम वगैरह में जाते हो ना, वो आपसे पिन मांग रहा होता है, तो इसी तरह से सारी कहानी होती है ना। जब तक आप गलत दोगे फिर बोलेगा एंटर योर पिन, मुझे नहीं पता, वो मेरे ख्याल से कुछ लिमिट होता है, इस टाइम के बाद फिर आपका कार्ड अंदर रह जाता है, तो वो एक अलग कहानी है ना। उसके अंदर इफ एल्स की कंडीशन चलती है कि अगर इतने दफ़ा यूज़र ने अटैम्प्ट कर लिया है तो फिर उसके बाद इसको ब्लॉक करो, इस तरह की कोई कहानी चल रही होती है। तो बेसिकली ये सारी एग्जांपल्स जो है ना करवाने का मकसद ये है कि आप लोगों को वाइल और फॉर के अंदर डिफरेंस समझ में आना चाहिए। फॉर तब चलेगा जब आपको एक्चुअल में तादाद पता है कि लूप कितनी दफ़ा चलना चाहिए,
वाइल तब चलता है जब आपको तादाद नहीं पता, सही है। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका जो है ना लूप ब्रेक हो जाएगा, कंडीशन ट्रू रहेगी तो लूप चलता रहेगा। तो इस तरह से कहानी चलती है। और मज़े की बात यहाँ पे ये जो मैंने कोड लिखा हुआ है, कहीं पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं चल रहा, कहीं पे कोई जो है ना i = 0 i = 1 ये सारी चीज़ें नहीं चल रही हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है वाइल को अंदर वाइल को जो है ना ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हो, लेकिन आप कोई इस तरह का काम भी वाइल से करवा सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन इस तरह का काम करवाना है तो आप कहाँ जाओगे, फॉर की तरफ। इस तरह का काम करवाना है तो आप चले जाओगे वाइल की तरफ, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ और आ जाते हैं बुक के अंदर। वीडियो आपकी रिकॉर्ड, हाँ वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना। अच्छा भाई, ये वाइल लूप की इन्होंने ये आसान सी एग्जांपल दी हुई है और मैंने आप लोगों को वो वाली एग्जांपल भी करा दी, और इससे ज़्यादा इस चैप्टर के अंदर मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप लोग जो है ना लाजमी वो वाली एग्जांपल लाजमी कर लेना जो मैंने आपको क्लास में कराई है, क्योंकि बुक के अंदर बड़ी कोई सिंपल एग्जांपल हुई हुई है। अब मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग इतनी सिंपल एग्जांपल करोगे, थोड़ी सी जो है ना चीज़ें कॉम्प्लेक्स खुद क्रिएट करो। देखो जिस तरह से आप लोगों ने मैट्रिक के अंदर जो है ना मैथमेटिक्स के अंदर अलजेब्रा वगैरह देखा था, बहुत ज़्यादा मुश्किल आप लोगों को लग रहा था उस टाइम पे। आप लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पे जाते हो तो वहाँ पे और भी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, वहाँ पे और ज़्यादा फार्मूलाज वगैरह लगते हैं, फिर आप बोलते हो यार मैट्रिक वाला काम तो आसान था। फिर उसके बाद जब यूनिवर्सिटी में आते हो, जब आपने इंटीग्रेशन का नाम सुना होता है, आप बोलते हो यार ये क्या चल रहा है। फिर आप वहाँ पे देखते हो यार इंटीग्रेशन, लिमिट्स, पता नहीं क्या क्या वहाँ पे चीज़ें आ जाती, फिर आप बोलते हो नहीं यार वो आसान था। मैट्रिक्स आपने मैट्रिक में जो है ना 2x2 का बनाया था, यूनिवर्सिटी में 4x4 का चलता है। तो चीज़ें जितनी कॉम्प्लेक्स होती रहती है ना, प्रीवियस चीज़ें आपको उतनी आसान लगने लगती हैं। तो खुद से जो है ना कोशिश किया करो, अपने लिए कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कोड नहीं बनेगा, कोड आपका ब्रेक हो जाएगा। आप रिसर्च करोगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, रिसर्च करोगे, इधर उधर ढूंढोगे, जब एक दफ़ा आप खुद से कर लोगे तो ये चीज़ें आपके जहन में बैठ जाएंगी। अच्छा भाई, अभी आते हैं चैप्टर नंबर 42, दिस इज़ डू वाइल लूप। अच्छा लूप आ रहा है, इसका मतलब ये भी लूप की एक अदद टाइप है। आप लोगों ने दो टाइप्स पढ़ ली, फॉर पढ़ लिया आपने, वाइल पढ़ लिया। फॉर कब यूज़ करते हैं, जब तादाद पता हो। वाइल कब यूज़ करते हैं, जब डू वाइल का मतलब है, डू वाइल का मतलब है कि पहले काम करो फिर कंडीशन को चेक करो, ठीक है। पहले डू होगा, जो भी बेसिकली स्टेटमेंट आपने दी हुई होगी पहले वो होगा, फिर कंडीशन जाके चेक होगी। इसका मकसद ये है कि अगर पहले ही दफ़ा में भी कंडीशन फॉल्स बन रही है तो ये एटलीस्ट एक टाइम तो उसको चला देगा। बात समझ में आ रही है। इसके नाम में ही इसका काम रखा हुआ है ना, डू वाइल। पहले काम करो उसके बाद कंडीशन को चेक करो। तो बेसिकली यहाँ पे जो है ना इन्होंने एग्जाम्पल्स वगैरह दी हुई होगी। देखो ये वाइल की एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई थी, इसी को कन्वर्ट कर दिया इन्होंने डू वाइल में। तो सिंपल इसी एग्जाम्पल को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये वही पुरानी एग्जाम्पल है जो अभी हमने बनाई थी। सही भाई। अब यहाँ पे जो है ना सबसे पहले तो इसके सेंटेक्स को समझने की ज़रूरत है। इसका सेंटेक्स क्या है, सिंपल। सबसे पहले आपके पास डू का कीवर्ड आएगा। अब काम आपने पहले करवाना है ना, काम बेसिकली स्टेटमेंट वाला ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट तो नहीं होता है, कर्ली ब्रेसेस होता है। तो बेसिकली इसमें काम पहले है ना, तो इसलिए इसका कर्ली ब्रेसेस भी पहले। बात समझ में आ रही है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, डू वाइल है तो सिंपल आप वाइल लगाओगे और जो भी कंडीशन आपने चेक करानी वो आप शुरू से राउंड ब्रैकेट के अंदर ही कराते हुए आ रहे हो। तो यहाँ पे बेसिकली ये उसका सेंटेक्स कंप्लीट हो जाता है। वही कहानी, इसके अंदर आपने कंडीशन देना है, इसके अंदर आपने स्टेटमेंट देना है। सही है। अभी फ़िलहाल इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। देखो डू कर्ली ब्रेसेस, वाइल का कीवर्ड, राउंड ब्रैकेट, बिल्कुल वही कहानी है। इसके अंदर भी वही बात है ना कि बेसिकली कोई एक्स्ट्रा इसी के लिए ख़ास वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करवाने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ही कुछ ऐसी बनी हुई है कि अगर ये प्लस प्लस नहीं करेंगे तो ये इनफाइनाइट टाइम चल जाएगा, ठीक है। अभी इन सारी चीज़ों को मैं हटा रहा हूँ। ये वाली जो एग्जांपल हम लोगों ने की थी ना, ये वाली एग्जांपल, इसको मैं उठाता हूँ, नीचे रखता हूँ, पेस्ट मैंने किया और यहाँ पे मैं रख देता हूँ। अच्छा अभी कंडीशन इसकी क्या बनी हुई है कि कितनी दफ़ा चलेगा, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, जब तक आई की वैल्यू बड़ी होगी 5 से,
तब तक ये वाला काम चलेगा। आई की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। कितनी दफ़ा चलेगा, एक दफ़ा। एक दफ़ा वाइल है ना, ये डू वाइल अभी हमने कहाँ यूज़ किया, ये तो वाइल है, एक दफ़ा भी नहीं। चेक किया मैंने, एक दफ़ा भी नहीं चला, ठीक है। अब यही काम डू वाइल से करते हैं। अच्छा, डू कर्ली ब्रेसिस, फिर क्या था वाइल राउंड ब्रैकेट, ठीक है। वेरिएबल इनिशलाइज यहाँ पे कर लेते हैं, सही है। और कंडीशन मैंने दिया हुआ है जब तक आई की वैल्यू बड़ी रहेगी 5 से, ठीक है। और यही कंडीशन मैंने यहाँ पे दी हुई है, इक्वल टू भी लगा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो काम हमने करवाना था वो मैं करवा लेता हूँ, लॉग करवा दूंगा मैं, जस्ट आई को ही लॉग करवा देते हैं, ठीक है। आई को लॉग करवा देते हैं, या चलो टेस्ट को भी करवा ही देते हैं, टेस्ट से हमारी कौन सी दुश्मनी है, टेस्ट सही है। अभी यहाँ पे टेस्ट के साथ आई भी लॉग होगा, और सिंपल आप लोगों को पता है अभी ये कंडीशन यहाँ पे पहली ही दफ़ा में क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। कंडीशन पहले ही दफ़ा में फॉल्स हो रही है, लेकिन देखते हैं ये चलता भी या नहीं चलता, चलेगा। रिफ्रेश मैंने किया, ये एक दफ़ा चला। अच्छा, एक दफ़ा ये चल रहा है ना, ये बात मेक सेंस भी कर रही है, पता है क्यों। देखो, सबसे पहले आई इनिशलाइज हुआ, उसकी वैल्यू 1 है, ये काम हो गया, लॉग हो गया आपके पास। उसके बाद ये चेक कर रहा है कि बेसिकली आई की वैल्यू बड़ी है या बराबर है 5 के। पहले काम इसने कर दिया था, उसके बाद ये चेक कर रहा है, सही है। तो बेसिकली इसने चेक किया, यहाँ पे मिला क्या, फॉल्स, तो ये दोबारा चलाने इसको जाएगा नहीं। अच्छा, इन केस इसको ट्रू मिल जाए, ठीक है, सही है, जब तक आई की वैल्यू छोटी रहे 5 से। अब बताओ कितनी दफ़ा चलेगा, इनफाइनाइट टाइम। चेक करते हैं, रिफ्रेश मैंने किया, ये टोटल कितनी दफ़ा चल रहा है, इनफाइनाइट टाइम, सही है। और यहाँ पे ये इनफाइनाइट टाइम चल गया, और मुझे पता है ये ब्राउज़र को हैंग करे, इससे पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ, सही है। अब बेसिकली इनफाइनाइट टाइम क्यों चल रहा है, यहाँ पे कंडीशन ही कुछ ऐसी है, जब तक आई की वैल्यू 5 से छोटी रहे। मैं एक काम करता हूँ, आई माइनस माइनस कर देता हूँ। अब कितनी दफ़ा चलेगा, अभी भी इनफाइनाइट टाइम चलेगा, प्लस प्लस कर दिया मैंने, 5 दफ़ा चलेगा। यहाँ पे आके मैंने जल्दी से इसको पेस्ट, और यहाँ पे कंसोल को चेक किया, और ये टोटल 1 2 3 4 5 टाइम्स यहाँ पे चल रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब बेसिकली डू वाइल का यूज़ यहाँ पे होता है जहाँ पे एटलीस्ट आपने जो है ना एक दफ़ा उसको चलाना ही चलाना है, ठीक है। आप चाहते हो अगर कंडीशन फॉल्स भी हो रही है ना, तब भी एटलीस्ट एक दफ़ा वहाँ पे ये वाला काम चलना चाहिए। जिस तरह गेम वगैरह में होता है जब आप गेम पे जाते हो तो पहली दफ़ा तो वो चलता ही चलता है ना, उसके बाद जब आप उसमें आप लेवल पार करते हो तो वो पूछता है कि आगे बढ़ना है या रिप्ले करना है या जो भी हो, वो बात की कहानी, एक दफ़ा एटलीस्ट वो चलेगा। तो ये सारी एग्जाम्पल्स इसके लिए होती हैं। और जहाँ पे भी डू वाइल वाला काम हो रहा है, आप चाहो तो वाइल भी चला दो, आप चाहो तो फॉर भी कोई ना कोई कंडीशन बना के चला सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन वाइल और डू वाइल के अंदर जो बड़ा डिफरेंस है ना, देखो वाइल पहले कंडीशन को चेक कर रहा है फिर काम कर रहा है, डू वाइल पहले काम कर रहा है फिर कंडीशन को चेक कर रहा है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और यही सवाल जो ना आपके एमसीक्यूज में नज़र आपको आ रहे होंगे। अच्छा, ये वाला जो चैप्टर है ये तो मेरे ख्याल से क्विज नंबर 3 के अंदर आएगा, ये वाले एमसीक्यूज के अंदर नहीं होगा इंक्लूड। अच्छा भाई, यहाँ तक कोई मसला, सारी चीज़ें समझ में आई हैं। अब आते हैं चैप्टर नंबर 43 पे कि प्लेसिंग स्क्रिप्ट्स, स्क्रिप्ट को कहाँ पे प्लेस करना चाहिए। अभी हमने कहाँ प्लेस किया था, मैं देख लेता हूँ। हमने HTML के हेड में प्लेस किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, HTML के हेड में हमने प्लेस किया हुआ है, और कोई भी मसला हमें यहाँ पे नहीं आ रहा। सब कुछ मैं बंद करता हूँ। सही है, और हेड में रखा हुआ है और ये चल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे हेलो वर्ल्ड चल गया। अच्छा, और इसको कहाँ पे प्लेस किया जा सकता है, क्या मैं इसको बॉडी में भी रख सकता हूँ, कंट्रोल V मैंने किया, हाँ ये यहाँ पे भी चल गया, सही है। अब बेसिकली यहाँ पे इसको हेड पे भी रख रहा हूँ मैं, चल रहा है, बॉडी पे भी मैं रख रहा हूँ तो चल रहा है। अब बेसिकली बेहतर कौन सा तरीका है, सबसे बेहतर जो तरीका है ना, हाँ किसने कहा ये, आपने कहा, ठीक है बिल्कुल सही है। क्यों है बेहतर, बॉडी में क्यों रखना चाहिए, हाँ भाई हसन नाम है ना, बताओ जल्दी से।
हाँ, क्या इशू क्या आता है बेसिकली? अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, ये आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है क्या, रेसिंग स्क्रिप्ट का? हाँ, ये आंसर ठीक है कि अगर हमारी HTML पूरी लोड हो जाए, फिर मैं चाहता हूँ कि ये स्क्रिप्ट चले, तो मैं बॉडी में रखूँगा, वो भी सबसे एंड पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने हेडिंग 2 रखा है, यहाँ पे हो सकता है पैराग्राफ वगैरह ये सारी कहानी मौजूद होगी, ठीक है। और यहाँ पे इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पूरा का पूरा HTML आ गया। अच्छा, अगर मैं चाहूँ ना, इसको शुरू में भी रख सकता हूँ और काम करेगा, कोई मसला आपके पास नहीं आएगा। देखो प्रॉब्लम कब आएगी, जब बेसिकली आप डॉम के साथ काम करोगे। डॉम पता है किसी को? किसको पता है? हाँ भाई रफाका, डॉम क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा आंसर इसने दिया है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो HTML के अंदर चीज़ें हैं ना, इसका एक्सेस जब हम जावास्क्रिप्ट में लेते हैं। अब देखो प्रॉब्लम क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक बटन बना हुआ है, ठीक है। ऑन क्लिक का एक बटन बना हुआ है, इसके क्लिक होने पे हमारी एक अदद जावास्क्रिप्ट रन होती है, ठीक है। हम क्या चाह रहे हैं कि ये जब भी क्लिक होगा ना, एक अदद जावास्क्रिप्ट का फंक्शन चल जाएगा, ठीक है। अब अगर जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट को मैंने यहाँ रखा हुआ है, अब मसले की बात क्या है कि बेसिकली सबसे पहले जावास्क्रिप्ट आपकी चलेगी और उसके बाद आपके पास ये वाला बटन यहाँ पे आ रहा होगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे इसलिए आ सकती है, हो सकता है ये वाला बटन डायनामिक आ रहा हो, आपने वहाँ पे कोई कंडीशन लगाई हुई है कि जितने कार्ड्स होंगे उतने यहाँ पे बटन का लूप चल जाएगा और उतने बटन यहाँ पे रेंडर कर देना, ठीक है। जिस तरह ई-कॉमर्स के अंदर आप लोगों ने देखा है, मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ दराज। अच्छा, आप लोगों को पता है ये सारे जो कार्ड्स बने हुए हैं, ये सारे कार्ड जो है ना हार्ड कोडेड नहीं होते कि 10 बनेंगे, 100 बनेंगे, 50 बनेंगे। ये डिपेंड करता है पीछे से प्रोडक्ट कितना आ रहा है, सही है। जितने प्रोडक्ट होंगे उतना कार्ड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, सही है। अब ये बेसिकली हो सकता है अपना एरे में डेटा रखा हो, जितने एरे की लेंथ है उतने कार्ड बन जाएंगे, इस तरह का कोई सिनेरियो चल रहा हो, सही है। तो कोई इस तरह का सिनेरियो चल जाएगा, जितने एरे की लेंथ है उतना काम चल जाएगा। अब बेसिकली आपकी जब स्क्रिप्ट नहीं चल रही है, आपकी यह स्क्रिप्ट पहले लोड हो चुकी है और बेसिकली यहाँ पे आपने कोई कंडीशन जो लगाई हुई थी इतने कार्ड्स बनने चाहिए, एरे डॉट लेंथ तक कार्ड बनेगा, तो यहाँ पे आपके पास एरर आ सकता है। क्यों एरर आएगा? बेसिकली आपकी स्क्रिप्ट पहले लोड हो जाएगी और यहाँ पे इसको कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ पे इसको कुछ मिलेगा नहीं। आप हमेशा चाहोगे जब आपका ये HTML लोड हो जाए ना, HTML लोड हो जाए उसके बाद आपके ये स्क्रिप्ट का काम चले। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पूरा का पूरा HTML लोड हो गया, यूज़र ने इंटरेक्ट तो HTML और CSS के साथ ही करना है ना, वो किसी ना किसी बटन के क्लिक के ऊपर वो कोई फंक्शन चला देगा, कोई अपना कैलकुलेट कर देगा किसी चीज़ को, उसने इंटरेक्ट आपके बटन के साथ ही करना है। तो यहाँ पे बेसिकली आप हमेशा चाहोगे कि आपकी HTML लोड हो जाए उसके बाद स्क्रिप्ट चलनी चाहिए। तो सबसे बेहतर तरीका है इसको आप कहाँ रखें, बॉडी के एंड पे रखें, ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात पता है क्या होता है, आपने जो है ना इस बटन को या फिर इस पैराग्राफ को यहाँ पे गेट किया हुआ है, सही है। किसी भी मकसद से आपने गेट किया हुआ है, आप उसका पैराग्राफ का जो है ना कलर चेंज कर रहे हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू, या आप उसमें जो है ना पैराग्राफ का कंटेंट चेंज कर रहे हो, किसी भी मकसद से आपने यहाँ पे गेट किया हुआ है। अगर स्क्रिप्ट पहले लोड हो जाएगी और HTML का ये पैराग्राफ लोड नहीं हुआ हुआ है, तो प्रॉब्लम आ सकती है ना कि जो चीज़ आप गेट कर रहे हो वो तो अनडिफाइन आ रही है, जो चीज़ आपने गेट की है वो अनडिफाइन आ रही है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ अभी लोड हुई नहीं थी और स्क्रिप्ट आपकी लोड हो गई है। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपने स्क्रिप्ट को सबसे एंड पे लगा देते हैं। ये बेसिकली मकसद होता है स्क्रिप्ट को एंड पे रखने का। इससे भी एक बेहतर तरीका होता है, आप सिंपल यहाँ पे इसको हेड पे ही रहने दो और यहाँ पे लगा दो डेफर, सही है। अब डेफर क्या करेगा, इंतज़ार करेगा थोड़ा इसका लोड होने का, ये लोड होगा और सिंपल आपके स्क्रिप्ट को बोलेगा चल जाओ, ठीक है। ये काम होता है डेफर का, और डेफर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और जो थोड़ा सा जो है ना कुछ लोग प्रैक्टिस भी करते हैं कि बॉडी के एंड पे ही इसको रखा जाए, ठीक है, लेकिन डेफर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बॉडी के एंड पे रखने से ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस डेफर वाली, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, दोनों में काम चल जाएगा, आपने जो यूज़ करना आप करें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि यहाँ तक बात समझ में आ गई?
ये प्लेसिंग स्क्रिप्ट के चैप्टर के अंदर इससे ज़्यादा कोई कहानी नहीं है कि ये बस बता रहा है कि स्क्रिप्ट को कहाँ पे प्लेस करना है। हेड में हमने ऑलरेडी किया हुआ था, जो कि ऑब्वियस सी बात है सही तरीका नहीं है। अगर हेड में करना है तो डेफर्ड लगाना पड़ेगा, बॉडी के एंड पे सही तरीका है, या फिर हेड में ही रहने दो डेफर्ड लगा दो, ये प्रॉपर इसका तरीका है। वैसे ये जो स्क्रिप्ट है ना चल कहीं भी जाता है, बॉडी के शुरू में, दरमियान में, एंड में, हेड में, कहीं भी चल जाएगा, सही है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा भी चैप्टर नंबर 44 आ रहा है कमेंटिंग का। कमेंटिंग तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, HTML CSS जावास्क्रिप्ट शुरू के दिन से आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि बेसिकली आप किसी भी पार्ट को क्या कर देते हो, कमेंट कर देते हो। HTML के अंदर कमेंट करने का तरीका, लिखने का सिंटैक्स थोड़ा डिफरेंट होता है। CSS के अंदर आप स्लैश स्टैटिक वाला तरीका यूज़ करते हो, जावास्क्रिप्ट के अंदर आप सिंगल लाइन कमेंट के लिए क्या यूज़ करोगे, डबल स्लैश। सिंगल लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, अभी आते हैं मल्टीपल लाइन की तरफ। अच्छा ये कह रहा है कि अगर मल्टीपल लाइन है भी ना तो हर लाइन पे डबल स्लैश लगा दो, काम आपका बन जाएगा। लेकिन मल्टीपल लाइन के लिए बेहतर कौन सा है, ये वाला तरीका जो आप लोगों ने CSS के अंदर पढ़ा हुआ था, याद है, स्टैटिक अपना स्लैश स्टैटिक और फिर स्टैटिक स्लैश से आप ये वाला काम करोगे। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर आऊँगा, इसको कमेंट देखो इतना सारा पार्ट हमने कमेंट किया हुआ है ना, तो बेसिकली यहाँ पे ये मल्टीपल लाइन था, तो सिंपल मैं पता है क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले तो इसको कमेंट से यहाँ से हटाऊँगा, यहाँ पे लगाऊंगा शुरू में स्लैश स्टैटिक, और यहाँ तक कहाँ तक करना था भाई, यहाँ तक स्टैटिक स्लैश। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट पता है क्या हो गया, कमेंट हो गया। इस चीज़ को कहा जाता है मल्टीपल लाइन कमेंट। मल्टीपल लाइन के लिए आप ये वाला सिंटैक्स यूज़ करते हो, चाहो तो उससे भी हो जाएगा, जो कि हमने किया हुआ था, कोई मसले की बात नहीं है, ज़्यादातर वही यूज़ होता है। लेकिन ये बेसिकली MCQs के आपके सवालात होते हैं ना कि सिंगल लाइन के लिए कौन सा सिंटैक्स है, मल्टीपल लाइन के लिए कौन सा सिंटैक्स है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कमेंट करना आता है, कमेंट का मकसद पता है कि जो चीज़ कमेंट कर देंगे वो ब्राउज़र पे नज़र नहीं आने वाला, वो चीज़ नहीं चलेगी। अब बेसिकली क्यों करें कमेंट, कोई जवाब दे सकता है इसका? हाँ भाई रफ़ाकत, हाँ कोड के सेक्शंस बना सकते हैं कि यहाँ हमने नेवर बनाया हुआ है, कार्ड्स हमने बनाया हुआ, फुटर बनाया हुआ, सेक्शन बनाया जा सकता है, कोड को क्लीन किया जा सकता है। और कोई दूसरा आंसर क्या करने के लिए? हाँ कोड को डिस्क्राइब करने के लिए कि इधर बेसिकली काम क्या हो रहा है, ताकि कल को मैं अपना कोड देखूँ तो परेशान नहीं हो जाऊँ, ये मैंने लिख कैसे लिया था, है ना, तो देख के समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे ये काम हो रहा है। और बेसिकली और क्या हो सकता है, हाँ अब दूसरे बंदे को समझाने के लिए हम लिख सकते हैं। और कोई यूज़ केस, हाँ डीबगिंग के लिए। फॉर एग्जांपल किसी स्पेसिफिक पार्ट में अगर कोई मसला आ रहा है, अगर किसी स्पेसिफिक पार्ट में कोई मसला आएगा, ऑब्वियस सी बात है पूरा कोड आपका ब्रेक हो जाएगा। तो आपने डीबग करना होता है ना कि बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो रही है, आपने डीबग किया, आपने देखा यार यहाँ से हो रही है, अब उसको आप क्या कर दो, कमेंट कर दो। कमेंट करने से प्रॉब्लम रुक जाती है, इसका मतलब असल में प्रॉब्लम वहीं से आ रही है, ठीक है। अच्छा जावास्क्रिप्ट के अंदर डीबगर पढ़ा है क्या आप लोगों ने? नहीं पढ़ा ना, चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूँगा। अच्छा बेसिकली डीबग करने के लिए भी जो है ना यूज़ हो रहा होता है कमेंट, कि इस स्पेसिफिक पार्ट से मसला आ रहा, आपने उसको टेम्परेरी बंद कर दिया कि अभी ये मैं उसको बाद में चेक कर लूँगा, अभी फ़िलहाल जो मेरा काम चल रहा है फ्लो के अंदर वो चलने दो, ये जो एरर आ रहा है इसको मैं बाद में टेम्परेरी, आप उसको रोकने के लिए भी कमेंट कर सकते हैं और डीबगिंग के लिए भी कमेंट कर सकते हैं। अच्छा चैप्टर नंबर 45 हमारे पास आ रहा है, चैप्टर नंबर 45 इवेंट्स का आ रहा है, ठीक है। अच्छा टाइम अभी हमारे पास शॉर्ट है, इवेंट खुद अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। बेसिकली इवेंट्स के अंदर हमने क्या करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अब शुरू होने वाली जावास्क्रिप्ट की। बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर जितनी कहानी हम लोगों ने पढ़ी है ना, सब कुछ अभी हम टेस्ट कर रहे थे, लॉग कर रहे थे, अलर्ट कर रहे थे, ये सारी चीज़ें हम कर रहे थे। असल में जो यूज़र है ना आपका, वो इंटरेक्ट करेगा HTML और CSS के साथ, सही है। यूज़र ने बटन पे क्लिक करना है, पैराग्राफ पे क्लिक करना है, उसको दिखना चाहिए HTML और CSS। आपकी जावास्क्रिप्ट HTML CSS से अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इवेंट के ज़रिए चलाएंगे, ठीक है। HTML CSS अब सिंपल आसान सा काम होता है, अपना HTML लिखा हुआ है, उसके ऑन क्लिक पे ये जावास्क्रिप्ट चला दो, ऑन फोकस पे ये कर दो, ऑन होवर पे ये काम कर दो, बहुत ही आसान सा काम है, लेकिन थोड़ा सा मज़ेदार टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक हम कवर करेंगे। आज की क्लास से रिलेटेड किसी का कोई सवाल?
अच्छा भाई, तकरीबन चैप्टर नंबर 44 तक तकरीबन चीज़ें हम लोगों ने कर ली हैं, और मैं आपको दोबारा याद दिला दूँ, वेडनेसडे को इंशाल्लाह आप लोगों का क्विज़ होगा, ठीक है। और मैं क्विज़ के हवाले से ग्रुप में भी SMS कर दूँगा, ठीक है। हाँ, जो कमिंग वीक है ना वेडनेसडे, आज तो वैसे वेडनेसडे, अब जो बेसिकली वेडनेसडे आएगा उस दिन आप लोगों का क्विज़ होगा। अच्छा, आज बेसिकली टाइम थोड़ा शॉर्ट था, तो मैंने आप लोगों की ये असाइनमेंट चेक नहीं किए हैं। अगर अभी तक किसी ने नहीं किए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आप लोग लाजमी असाइनमेंट सबमिट कर देना। जिसका अप्रूव नहीं आ रहा है वो दोबारा रीसबमिट कर दो उसको प्रॉपर बना के। बाज़ का ज़्यादातर जो स्टूडेंट का मसला है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, एक दो स्टूडेंट का मसला था उसने लिंक दूसरा शेयर किया हुआ है, तो ये सारे मसले आप लोग सॉल्व कर लो, अदरवाइज़ नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को अलाउ नहीं करूँगा, ठीक है। आप लोगों का असाइनमेंट भी अप्रूव्ड होना चाहिए और सबमिट होना चाहिए, नहीं सबमिट है नेक्स्ट क्लास में आप अलाउ नहीं होगे, आने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अभी आप लोगों की एथिक्स की क्लास होगी, आप लोग खामोशी से बैठें, उसके बाद आप लोग फिर छुट्टी करेंगे।